हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप आपके बुक में जो दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उससे आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको बुक में से मत पढ़ो, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। इधर पहले वीडियो देख लेना, अगर बाद में तब आपको बुक पढ़ना अच्छा लगेगा तो बुक पढ़ लेना, लेकिन बुक में समझाया कम है और कंफ्यूज ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ठीक से समझेंगे, क्या होता है टॉर्क, कैसे लगता है, क्यों लगता है। करेक्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, जो लूप है करंट लूप, उसको हमें किस में प्लेस करना है, उसको हमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम कौन करेगा, ये नॉर्थ साउथ पोल करेंगे। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। तो ये जो एरो दिखा रहे हैं वो एरो क्या दिखा रहे हैं, एरो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, ओके। उसमें हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कॉइल को रखा है, या जिसको हम बोलेंगे करंट कैरिंग लूप को रखा है। ये जो है ऐसा होता है क्योंकि इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा आगे जाके, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएगा तभी तो इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन फॉर सेफ्टी से और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा पूरा क्लोज बना देता हूँ। ठीक है, ओके। तो क्लोज बनेगा तो उसमें देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इधर ऐसा इधर ऐसा ऐसा। इसको नाम दे देता हूं मैं पी क्यू आर एस, नाम कुछ भी हो, समझने से हमें मतलब है। ठीक है, चलिए। तो इस करंट लूप को हमने क्या किया है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। ठीक, अभी पिछला ढूंढो जो हमने पढ़ा था टॉपिक, वो पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर। जस्ट इसके पिछला ही वीडियो है, उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर में कितना फोर्स लगता है। उसके बाद में ऐसी वायर जिसका शेप आर्बिटरी हो, कैसा भी हो। और उसके बाद में पढ़ा था कि अगर वायर की जगह पे ऐसी स्ट्रेट या आर्बिटरी शेप वाली वायर की जगह पे हमने अगर कोई क्लोज लूप रख दिया, क्लोज लूप अगर हमने रख दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस क्लोज लूप पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है जीरो, नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। लेकिन फोर्स और टॉर्क में बहुत फर्क होता है। फोर्स जो होता है वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, और टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। टॉर्क जब लगता है तो जो कॉइल या फिर कोई बॉडी हो अपनी जगह नहीं चेंज करती है, एक ही जगह पे घूमती रहती है। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होता है, ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अभी नेट टॉर्क भी जीरो रहता है क्या, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉर्क का सबसे पहले डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, एक फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है और दो फोर्सेस मिलके भी टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको बोलता हूं मैं, दो फोर्सेस को क्या बोलते हैं एक साथ में, कपल। और कपल भी कब बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आपको ऐसे मालूम है। एक फोर्स कब टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्जांपल आपके घर का डोर ले लो। ठीक है, जो डोर है, जो दरवाजा है, उसका एक जो पार्ट है ना वो फिक्स होता है, हिंज बोलते हैं उसको, वो एक्सिस मान लेते हैं हम। और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो पोजीशन है वो उसका फिक्स होता है। हमें सिर्फ दरवाजे के एक एंड में फोर्स लगाना होता है तो दरवाजा रोटेट होता है। तो वो क्या है, एक फोर्स भी क्या कर सकता है, टॉर्क लगा सकता है। लेकिन अगर आपको किसी किसी बर्तन का ढक्कन खोलना हो तो आपको दो फोर्सेस लगाने पड़ते हैं, एक फोर्स इधर जाएगा, एक फोर्स इधर जाएगा, जब ऐसा घुमाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई कॉक चालू करना हो घर का पानी का तो आपको दो लगाने पड़ते हैं फोर्स, बराबर है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि तभी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर भी फिक्स नहीं होता था। तो एक फोर्स भी क्या कर सकता है, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। दो फोर्सेस भी यानी कपल भी क्या कर सकता है, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। अभी टॉर्क की ठीक से या फिर कपल की डेफिनेशन ध्यान में रखो। टू एंटी पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट, और आज की सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कितने फोर्सेस, दो। कैसे, एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, दोनों सही बताएंगे।
इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर फोर्सेस मतलब उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होनी चाहिए। क्लास 11 में फोर्स चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा है लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर फोर्सेस मतलब दो ऐसे फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ना हो, या फिर ऐसे फोर्सेस जो किसी बॉडी पे लगते वक्त एक पॉइंट पे ना लगे, किसी बॉडी पे लगते वक्त एक पॉइंट पे ना लगे। अगर ऐसे फोर्सेस हो तो वो दो फोर्सेस क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं, और कपल की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है किसी बॉडी में, प्योरली रोटेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो टॉर्क कितना लगेगा कॉइल पे वो हमें निकालना है, करेक्ट है। तो टॉर्क निकालने के लिए पहली चीज तो पक्का है हमारे पास कि हमें क्या करना पड़ेगा, कपल ढूंढना पड़ेगा। कपल ढूंढने के बाद टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है वन फोर्स, कपल की अगर बात करें तो वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो इन सारे कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लेंगे पिछले वीडियो से और हम टॉर्क ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए अभी ठीक से देखना, ये कॉइल है जिसको हमने प्लेस किया है ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इस कॉइल की कुछ साइड्स जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पैरेलल है, और कुछ साइड्स जो है वो परपेंडिकुलर है। पैरेलल साइड्स कौन सी है, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली और ये वाली साइड मतलब क्यू आर एंड एस पी, ये कैसे है, पैरेलल मान लो, एक एंटी पैरेलल है, ठीक है, एक की डायरेक्शन सेम है दूसरे की अपोजिट है, लेकिन मान लो कैसे है वो दोनों साइड्स पैरेलल है। और दो साइड्स ऐसी है जो इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। एक फील्ड है पी क्यू, सॉरी एक साइड है पी क्यू और दूसरी साइड है आर एस, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। अभी ठीक से ये जेड एक्सिस हो गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, ये ऊपर वाला होता है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसा होता है, ऐसा बाहर और अंदर। इस प्लेन के बाहर और अंदर जाने वाला एक्सिस कौन सा होता है, जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो है दोनों, ये पी क्यू जेड एक्सिस में ऐसा अंदर जा रहा है, वो आर एस जेड एक्सिस में ऐसा बाहर आ रहा है, और ये जो बी बार की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये जो दो साइड से पी क्यू और आर एस, ये दोनों क्या है, इस बी बार को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलिए ये जो लूप बनता है वायर का लूप है, वायर में कितने कंडक्टर आ गए, पी क्यू एक कंडक्टर आ गया, क्यू आर दूसरा, आर एस और ये पी एस, ऐसे चार कंडक्टर्स आ गए। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं स्ट्रेट वायर, ठीक है, अगर उस वायर के अंदर से हम करंट फ्लो कराते हैं और वो करंट कैरिंग वायर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पे फोर्स लगाती है। तो हमें क्या करना है, इन चारों वायर्स पे लगने वाला फोर्स निकालना है। लूप कैसे बना है, चार वायर को ज्वाइन करके, तो चार वायर पे ज्वाइन करने के बाद फोर्स निकालो। अभी देखो क्यू आर और एस पी पे लगने वाला फोर्स कितना है, 0। क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फोर्स का, वो होता है आई एल क्रॉस बी बार, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग वायर पे, स्ट्रेट वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला है आई एल बार क्रॉस बी बार, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दैट वायर, एल इज लेंथ ऑफ दैट वायर। पैरेलल है, इसको वापस लिखो, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, आई एल बी साइन थीटा। जब पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेगा, ये पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेगा, तब थीटा रहेगा 0 और 180, साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 आ जाएगा। किन पे लगने वाला, क्यू आर और एस पी पे, ठीक है। लेकिन वो वाली चीज पी क्यू और एस आर के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं, आई एल बी साइन थीटा। अभी थीटा क्या होगा, दोनों केस में 90 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा 90, परपेंडिकुलर। ये दोनों साइड्स जो है, ये वाली एक और दूसरी ये वाली, ये दोनों साइड्स क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा आई एल बी। लेकिन ये जो दोनों मैग्नेटिक फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी क्या, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमको पता है अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है वेक्टर प्रोडक्ट, तो आपको फिर जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने वाले एक नहीं कितने रूल है, 3 रूल है। 3 रूल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है।
दूसरा है राइट हैंड रूल, और तीसरा है राइट हैंड पाम रूल। ये तीनों रूल एक ही के डायरेक्शन को बताने के लिए बनाए गए हैं, और वो किसकी डायरेक्शन है? वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का। अभी ये तीनों रूल अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रूल क्या बताता है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताता है, ये जो फर्स्ट फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये मिडल फिंगर जो होती है वो करंट की डायरेक्शन होती है, और तब ये जो थंब होता है फोर्स का डायरेक्शन होता है। लेकिन ये जो राइट हैंड रूल है वापस फ्लेमिंग ने ही बनाया है, उसमें फ्लेमिंग उल्टा कर देता है। ये जो पहले मैग्नेटिक फील्ड का था अब ये करंट का हो जाएगा, ये जो पहले करंट का था अब ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, और थंब फोर्स के लिए वैसा ही रहेगा, ठीक है। और राइट हैंड पाम रूल जो है वो बहुत आसान है। उसमें क्या होता है, ये जो सारी फिंगर्स होती है ये सारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की होती है डायरेक्शन बताने के लिए। थंब जो होता है थंब अभी करंट के लिए होगा, ये सारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए, थंब जो होगा वो करंट के लिए होगा। और ये जो गोरा गोरा है ना पाम अपना, वो गोरा गोरा पाम किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तीनों जो लॉ है या तीनों जो रूल है वो एक ही डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, वो है मैग्नेटिक फोर्स का। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ठीक से देखो QR और SP पे लगने वाला फोर्स कितना है? 0। अभी हम देखेंगे PQ पे लगने वाला। PQ पे लगने वाला फोर्स देखो क्या हो जाएगा, इतना तो हम लिख सकते हैं ILB, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो A है, ये B है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? IAB। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो इतना आ जाएगा साइन 90। लेंथ कितनी है? लेंथ है A, ठीक है। चलिए अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा? अभी इसका फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे? PQ पे। डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन निकालते हैं। ये देखो कोई भी रूल यूज कर लो, चलो पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, फिर उसके बाद में राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ये राइट हैंड जो रूल है उसको हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? ये डायरेक्शन, पहले फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ये जो है करंट की डायरेक्शन बताने के लिए बीच वाली फिंगर। तो चलिए ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रही करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, उंगली ऐसा हो रहा है, ठीक से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। उसके बाद में करंट का डायरेक्शन, करंट अंदर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो थंब किधर आ रहा है? थंब नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये उंगली मोड़ना बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। सिंपलिसिटी बहुत सिंपल हो जाएगा। ये देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, सारी उंगलियां उधर। करंट किधर है? करंट है अंदर की दिशा में, करंट है अंदर की दिशा में। ये हो गया, ठीक है। ये होने के बाद अभी हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अभी हमको क्या चाहिए? फोर्स। तो ये देखो इस तरह से करेंगे, ये उंगलियां उस तरफ हो गई, ये फोर्स सॉरी ये जो करंट है वो अंदर की दिशा में हो गया, तो ये पाम किधर आया? पाम नीचे आया, ठीक है। तो पाम नीचे आया तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई? फोर्स की डायरेक्शन नीचे हो गई। तो ये फोर्स ऐसा डाउनवर्ड लगेगा, यहाँ पे फोर्स ऐसा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। उसी तरह से इस पे चेक करो, वापस राइट हैंड पाम रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, करंट बाहर की साइड में, करंट देखा बाहर आ रहा है, करंट बाहर की साइड में। फोर्स किधर हो गया? ये गोरा गोरा किधर के साइड आ गया? ऊपर के साइड आ गया। तो ये गोरा गोरा ऊपर के साइड आ गया, तो इस पॉइंट पे फोर्स ऊपर लगेगा, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों फोर्सेज जो है एक इस साइड पे लग रहा है, एक इस साइड पे लग रहा है। दोनों फोर्सेज के बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। दोनों फोर्सेज कैसे होंगे? इसमें से जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट इसमें से जा रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ जितनी है उतनी ही इसकी लेंथ है। पूरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इस पोर्शन पे जितना फोर्स लगने वाला है उतना ही फोर्स इस पे लगने वाला है, लेकिन एक का डायरेक्शन ऐसा है नीचे वाला, एक का डायरेक्शन ऐसा है ऊपर वाला। तो दोनों फोर्सेस कैसे हो गए? इधर लिखा था मैंने, इक्वल फोर्सेस है, अपोजिट भी है, एंटी पैरेलल भी हो गए डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं लग रहे। इस पूरे लूप पे दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, एक इधर लग रहा है एक इधर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया अपना कपल बन गया। और कपल बन के क्या होता है? टॉर्क लगता है। तो इस पे टॉर्क कितना लगता है?
टॉर्क का फॉर्मूला वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी ठीक से देखो, ये वन ऑफ द फोर्सेस हो गया, देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स एक्टिंग ऑन आर एस, ये भी कितना हो जाएगा, आई ए बी, इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। अब ये नॉन कोलिनियर है तो टॉर्क बनेगा, टॉर्क बनेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वन फोर्स ले लो, दोनों सेम है, उसमें से कोई भी ले लो, आई ए बी, आई ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इतना लेंथ कितना है, बी है, इंटू, तो इसको ठीक से लिखो आई ए बी इंटू बी, ठीक है। आई ए बी इंटू बी लिखोगे तो इसको देखो, ए मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल का, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया होता है। तो ए इंटू बी की जगह पे मैं आई ए लिख सकता हूँ, ए मतलब एरिया। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। कब, जब कॉइल ऐसी होगी, जब कॉइल का पोजीशन ऐसा होगा, ठीक है। तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स जीरो, इन पे तो जीरो जीरो फोर्स है, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, टोटल बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क जीरो नहीं होगा तो कॉइल रोटेट करेगी, कितने टॉर्क से, आई ए इंटू बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत सिंपल था। अभी हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये जो कॉइल है वो कैसे रखी है हमने, इस पोजीशन में, ठीक है। अगर कॉइल को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है, ये जो कॉइल का प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री ना होके एंगल थीटा हो तो हम टॉर्क का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो वाला कंसेप्ट अभी देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक में ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, वो ठीक से पढ़ेंगे हम। चलिए वो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अभी दूसरा केस देखते थे। पहली केस में क्या है, जो डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का वो एक्स दिशा में था, और कॉइल हमने ऐसा रखा था, ठीक है, याद है, कॉइल हमने ऐसा रखा था, ठीक। इस कॉइल का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है, और एरिया क्या होती है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा याद रखना। एरिया जो होती है वो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। मान लो कोई कॉइल ऐसी है, इस कॉइल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एरिया वेक्टर दिखाने के लिए क्या होता है, ऐसा, ठीक है, या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया को परपेंडिकुलर होता है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पिछली केस में क्या होता था, जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी उसकी डायरेक्शन ऐसी, और कॉइल ऐसी होने के कारण एरिया वेक्टर ऐसा ऊपर, तो एरिया वेक्टर और एक कॉइल, इन दोनों के बीच में एंगल, सॉरी ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अभी का जो ये केस है, ये कॉइल जो है आपने ऐसी रखी है, कॉइल जो रखी है आपने ऐसी रखी है, मान लो ऐसी, ठीक है। तो अभी जो है ये एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बनेगी। तो ऐसा और ऐसा, इन दोनों के बीच का एंगल अभी 90 नहीं है, कुछ तो एंगल है, कितना एंगल है, मान लो थीटा एंगल है, ठीक है। पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा बता के मैं यहाँ पे थीटा बता देता हूँ, ठीक है, ओके। अभी दूसरा क्या करेंगे, ये कॉइल है, चार साइड है। अभी हम क्या करते हैं, जो पिछले इसमें किया, पिछले केस में सारे साइड्स पे लगने वाले फोर्स निकालेंगे, ठीक है, उन फोर्स को एनालाइज करेंगे, उन फोर्सेस में से कौन से दो फोर्सेस का कपल बनता है, कौन से दो फोर्सेस का कपल नहीं बनता है, वो देखेंगे, और उसके बाद में टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, अभी मैं पहले निकालता हूं फोर्स ऑन पी क्यू, या फिर सबसे पहले करता हूं मैं फोर्स ऑन क्यू आर करता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। फोर्स ऑन क्यू आर कौन सा वाला, ये वाला, ठीक। अभी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखो, ये ऊपर वाला एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला एक्स, और ये वाला देखो जेड एक्सिस हम ऐसा भी पकड़ सकते हैं, या फिर जेड एक्सिस हम ऐसा भी पकड़ सकते हैं, खाली क्या हो, 90 डिग्री हो, खाली क्या हो, 90 डिग्री, ठीक। तो कुछ भी एक पकड़ लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस समझ लो, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस, वाई एक्स जेड। ये बुक में दिया नहीं है, यहां से आप ठीक से समझ लो इसको। अभी देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, बी बार की डायरेक्शन, और ये जो है इसमें से क्या पास होगा, करंट पास होगा। करंट कौन से डायरेक्शन में पास हो रहा है, पॉजिटिव जेड,
करंट कौन सी डायरेक्शन में पास हो रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और इस कंडक्टर पे, इस करंट कैरिंग वायर पे, इतनी वायर पे जो लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला में मालूम होता है, क्या होता है, इसको F1 बोल देता हूं, I L बार क्रॉस B बार, करेक्ट है। अभी देखना I L बार मतलब इसका लेंथ होगा, इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है A, फिर से लेंथ A और ब्रेड्थ B मान लेते हैं, तो लेंथ कितना हो जाएगा A, और वापस देखो यहाँ पे लेंथ कौन सा बोला है, वेक्टर, तो ये क्या हो गया, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बताने का है, डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस, ऐसा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए स्केलर वेक्टर में जाओ, फिर से क्या होता है, यूज क्या करते हैं हम, यूनिट वेक्टर, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के क्या, और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के क्या, ठीक है। इस तरह से क्रॉस बी को कैसे बताओगे, बी का डायरेक्शन है उधर, बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ बी लिखेंगे, और एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, आई ए बी, आई ए बी, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एक साइड लेके आए, और के क्रॉस आई। चलो अभी वापस रूल यूज करना, किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, हमें मालूम है ऐसा लिखते थे आई जे के, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, आई क्रॉस जे करो के मिलेगा, जे क्रॉस के मिलो करो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करो क्या मिलेगा आपको, जे मिलेगा, तो यहाँ पे के क्रॉस आई है, जे मिलेगा, आई ए बी जे क्या क्या है ये F1, जे क्या मतलब किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां से जो फोर्स लगेगा इस ये वाले पे कैसा लगेगा, ऐसा ऊपर लगेगा, ठीक है, कितना F1 लगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी क्या करते हैं, उसकी सामने वाली साइड PS पे देखते हैं, फोर्स ऑन PS सेम, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, उसको F2 बोल देता हूं, इज इक्वल टू, देखो इतना तो सेम रहेगा, I A B, इतना तो सेम रहेगा क्योंकि करंट कितना पास हो रहा है I, ठीक है, लेंथ कितना है, इसका जितना है उतना ही लेंथ है, ये वाला फॉर्मूला, लेंथ कितना है A, करेक्ट है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, उतना तो रहेगा, लेकिन अभी डायरेक्शन देखो, यहां से ऐसा जा रहा है करंट, जेड एक्सिस के अंदर जा रहा है, मतलब ये हो रहा है माइनस के क्या, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है तो माइनस के क्या, ठीक है, और बी बार की डायरेक्शन तो वही है, क्रॉस बी बार ऐसी ही है, आई क्या, तो क्या हो जाएगा देखो ठीक से, ये माइनस साइन को आगे लेके आता हूँ, आई ए बी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई फिर से क्या लिखते हैं जे, तो माइनस आई ए बी जे क्या, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी F1 और F2 देखो, F1 और F2 देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड आई ए बी सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखो, एक जे कैप है ऊपर और दूसरा है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप मतलब नीचे। अब ये फोर्स कैसा लगेगा, ये जो प्लस माइनस फोर्स लग रहा है वो कैसे लगेगा, देखो कॉइल जो है, कॉइल को हमने ऐसी रखी है डायग्राम की तरफ, ठीक से देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है, तो पहला फोर्स लग रहा है ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है, और दूसरा फोर्स लग रहा है ऐसा नीचे की तरफ, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो वायर ऐसे ऊपर खींचना चाहती है, और ये वाली जो लेंथ है उसको ऐसा नीचे खींचना चाहता है, फोर्स कैसा लग रहा है, एक ऊपर की तरफ और दूसरा ऐसा नीचे की तरफ, ठीक है। इस फोर्स से इस फोर्स तक ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही है। मतलब क्या हो जाता है, ये जो दो फोर्सेस है F1 और ये F2, ये दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और कोलिनियर या कोइंसिडेंट फोर्स कभी भी कपल नहीं बनाते, समझ में आ रहा है। ऊपर जो फोर्स लगेगा ऐसा ऊपर खींचने वाला, इस वायर को ऊपर खींचने वाला लगेगा, इधर जो लगेगा इस वायर को नीचे खींचने वाला लगेगा, लेकिन ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक इस पॉइंट पे लग रहा है, एक इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस कोलिनियर हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखो ये कोई बॉक्स है, इससे इधर कोई धक्का दे रहा है, इधर कोई धक्का दे रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, दोनों अगर 5-5 न्यूटन के हो तो दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगे। उसी केस में हो रहा है, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, ठीक है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, कोलिनियर, ठीक है। तो ये जो दो फोर्सेस है उसका कुछ भी असर इस कॉइल पे होने वाला नहीं है, ठीक। तो अभी हम चेक करते हैं कौन सी दो बची, एक PQ बचा और एक RS बचा।
तो पी क्यू और आर एस के लिए ढूंढते हैं फोर्स ऑन पी क्यू ढूंढते हैं। चलिए पी क्यू पे फोर्स ढूंढो, करंट का डायरेक्शन ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये जो है पॉजिटिव पे एक्सिस। फोर्स कैसे निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन F3 बोलता हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा आई एल बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई एज इट इज एल, लेंथ कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। बी मतलब हो गया लेंथ का सिर्फ मैग्नीट्यूड, बी मतलब हो गया लेंथ का सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और किधर की डायरेक्शन में है लेंथ, लेंथ की डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है मतलब जे क्या, ठीक है, क्रॉस। ये देखो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसका मैग्नीट्यूड में बी लिखता हूं और एक्स एक्सिस दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है, आई कैप यूज होता है। और अभी देखो आई बी बी मैग्नीट्यूड एक साइड, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, ठीक है, वापस आई जे के, ठीक है, ऐसा जाओ, सीधा सीधा जाओगे तो सीधा सीधा वाला पॉजिटिव मिलेगा, आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा कर दोगे, अभी देखो जे से आई उल्टा जा रहा हूं मैं, उल्टा अगर जाएंगे तो तीसरा जो मिलता है वो तीसरा निगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे जे क्रॉस आई क्या मिलता है, आई डी बी, ये मिलेगा माइनस के क्या, क्या मिलेगा माइनस के क्या, इसको ध्यान करो। मतलब फोर्स जो लग रहा है माइनस के क्या, मतलब ऐसा, अभी जेड एक्सिस को मैं मेरी मर्जी के लिए ऐसा मान लेता हूँ जेड एक्सिस, तो एक फोर्स किधर लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा, ठीक है, इस दिशा में। अभी इधर का फोर्स निकालता हूं, फोर्स ऑन ये कौन सा है, आर एस। चलिए F4 बोलता हूं उसको, करंट तो ऐसा ही रहेगा, लेंथ की दिशा क्या है, नीचे, मतलब माइनस जे, तो लेंथ का मैग्नीट्यूड है बी और इंटू ए माइनस जे क्या। उसके बाद में इधर की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी और डायरेक्शन है आई क्या। तो चलिए माइनस साइन आगे ले लेता हूं, आई बी इंटू बी, वापस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई वापस क्या मिलता है, माइनस के। तो देखो इधर माइनस के मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई बी बी इंटू माइनस माइनस प्लस के कैप हो जाएगा, ये हो गया F4। F4 का डायरेक्शन देखो के कैप की तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव जेड एक्सिस का फोर्स मतलब किधर की दिशा में लगा, इधर की दिशा में। अभी ठीक से देखना, अभी ठीक से देखना, कॉइल ऐसी है, कॉइल ऐसी है बराबर, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा था, ऊपर की तरफ खींच रहा था, इसको फोर्स नीचे लग रहा था, खींच रहा था, दोनों फोर्सेस सेम थे, कट हो गए, कैंसिल हो गए, कोइंसाइड हो गए, कोलिनियर हो गए, कट हो गए। अभी इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स ऐसा। पहली चीज, ये दोनों फोर्सेस पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, दोनों फोर्सेस आईबीबी इक्वल है, और दोनों फोर्सेस अपोजिट भी है, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है। लेकिन क्या दोनों फोर्सेस कोलिनियर है, दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं क्या, नहीं, एक फोर्स ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे, दूसरा फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है ऐसा, तो ये दोनों नॉन कोलिनियर फोर्सेस हो गए। तो ये जो F3 फोर्स है और जो F4 फोर्स है, वो दोनों फोर्सेस क्या बना सकते हैं, कपल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कपल बना सकते हैं। और कपल क्या प्रोड्यूस करेगा, कपल प्रोड्यूस करेगा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो कपल के लिए कौन सा फोर्स लेंगे हम, F3 एंड F4, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल बनाएंगे, ये हो गया F3, ये हो गया F4, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस मिलके कपल बनाएंगे और कपल क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अभी टॉर्क का फॉर्मूला फिर से बताता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू दो कप, जो कपल है दो फोर्सेस से बना हुआ, उसमें से कोई भी एक फोर्स उठा लो, इनमें से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम उठाएंगे और उसको उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वैसा करने के लिए हमें अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, अलग डायग्राम से मैं आपको पढ़ाता हूँ, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अभी देखो क्या होता है, डायरेक्शन बताता हूँ डायग्राम में, जो बुक में डायग्राम दी है वो थोड़ी कंफ्यूज करने वाली है, ठीक है। देखो ये है डायरेक्शन किसका, बी बार का, ठीक है।
इसमें अभी अलग तरीके से बनाते हैं। ये हो गया क्या, कॉइल है, ठीक है, ये हो गया कॉइल, ठीक, या फिर जैसा बुक में है वैसा बनाता हूं, ये हो गया आपका कॉइल, ठीक है, ये ऐसा वाला कॉइल, ये ऐसा वाला कॉइल, ठीक है। इस कॉइल की अभी इसको थोड़ा भूल जाओ, इस कॉइल की टोटल लेंथ जो है, इस कॉइल की टोटल लेंथ कितनी है, एल जितनी है, ठीक है, एल जितनी उसकी पूरी लेंथ है। अभी याद करो, इसका काम आएगा, जो एरिया वेक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। एरिया वेक्टर इस एरिया को परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से जब निकालेंगे तो ऐसा होगा, थीटा होगा एंगल, ये कौन सा वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। अभी देखो इतना एंगल कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा, इतना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको क्या बोला था, क्यू आर, तो चलिए इसको क्यू आर बोल देते हैं, ठीक है। अभी देखना, हमें लिखना है इस पे लगने वाला टॉर्क, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके इस पे मान लो टॉर्क लगेगा, एक फोर्स को अगर ऊपर दिखा दिया मैंने तो दूसरा फोर्स को किधर दिखाऊंगा, नीचे, तो रोटेट कैसे होगा, ऐसे रोटेट होगा। ऐसी ही डायग्राम आपके बुक में बनी हुई है, नाम अलग अलग होंगे लेकिन डायग्राम ऐसी ही है। रोटेट कैसे हो रहा है, वो ऐसा, ठीक है, ये फोर्स ऊपर की तरफ बता देते हैं, ये फोर्स नीचे की तरफ बता देते हैं, करेक्ट है। तो रोटेट होगा ऐसा, ऐसा रोटेट होगा। ये दोनों फोर्सेस कितना है, ये था इधर आई बी बी, ठीक है, ये फोर्स था इधर आई बी बी, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा हमको, डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है। अभी हमको निकालना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस। चलो वन फोर्स तो लिख देंगे आईबीबी या फिर ये वाला आईबीबी, लेकिन उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाला जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना मतलब इस वाले फोर्स को एक्सटेंड करो यहां तक, ठीक है, उसके बाद में इस वाले फोर्स को एक्सटेंड करो यहां तक, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस क्या है, उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बोल देता हूँ, कुछ भी बोल दो, ई, इस पॉइंट को आर और इस पॉइंट को बोल देता हूँ जी, ठीक है। ये वाला निकाल लेंगे हम, ठीक है, वही ये भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेंटर, ई पॉइंट जो क्या है इस लेंथ का सेंटर है, ठीक है। जब घूमेगा, जब कोई कॉइल ऐसी घूमेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन किस में से पास होगा, उसके सेंटर में से पास होगा। तो इतना डिस्टेंस निकाल लो या फिर इतना डिस्टेंस निकाल लो, जो आएगा वो आधा डिस्टेंस हो जाएगा फोर्सेस के बीच का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर अलग अलग निकालना है तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। चलिए ये ई हो गया, इधर ये बोल देता हूं मैं, चलो इसमें देखते हैं, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, थीटा, ठीक है। चलो ये इतना डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इतना डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल क्या लेते हैं, ई क्यू एफ, ई क्यू एफ। ये जो है 90 माइनस थीटा इस एंगल का, किस एंगल का, 90 माइनस थीटा इस एंगल का, ये जो साइड है वो क्या है, एडजेसेंट। इसको मान लेता हूं मैं डिस्टेंस डी मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, डिस्टेंस डी। तो देखो एडजेसेंट के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है, डी, ठीक है। यहाँ पे ये इसको डी बाई टू बोल देता हूँ, क्योंकि पूरा डिस्टेंस मान लो कितना है, डी है, पूरा डिस्टेंस कितना है, डी है, तो इतना क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा। तो डी बाई टू अपॉन ये जो है, ये इतना लेंथ, ये इतना लेंथ, पूरा लेंथ एल है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, लेंथ एल बाई टू हो जाएगा अपॉन एल बाई टू। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी बाई टू इज इक्वल टू एल बाई टू कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। देखो फिर से लिखता हूं मैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई टू अपॉन एल बाई टू। देयरफॉर डी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई टू साइन थीटा, करेक्ट है। चलो वापस इसके लिए करते हैं, इधर किस लिए,
इन ट्राइंगल EGR इतना वापस क्या है 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस कितना है, ये पूरा d है तो इतना d/2, हाइपोटेनियस ये रहा हाइपोटेनियस, यहाँ से इतना डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा L/2 cos 90 minus theta is equal to sin theta d/2 upon L/2, therefore d/2 is equal to L/2 sin theta। देखो वही मिल रहा है, d/2 is equal to L/2 sin theta, L/2 sin theta, तो d is equal to क्या मिलेगा d/2 प्लस d/2 करो d मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों का एडिशन करो, L/2 sin theta प्लस L/2 sin theta क्या हो जाएगा 2L/2 sin theta, 2L/2 sin theta मतलब कितना L sin theta, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना आ गया। तो टॉर्क के फॉर्मूले में डालो, एक कौन सा भी फोर्स क्या है IBB ये हो गया। उसके बाद में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है L sin थीटा, ठीक है। चलिए अब मुझसे गलती क्या हुआ, ये जो ए यहाँ पे लिखा है ना इसी को मैं L बता देता हूँ, क्योंकि ये जो लिखा है मैंने Q से लेके R, लेंथ कितनी मानी है मैंने इधर L मानी है, तो डायग्राम में भी लेंथ कितनी बता देता हूँ मैं L बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देखो ठीक से I L बाद में ये B लिखता हूँ, उसके बाद में B sin थीटा, तो देखो क्या हो जाएगा I लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया B sin थीटा। A कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो, टॉर्क का एक फॉर्मूला आप ऐसे ही बना सकते हो I और AB sin थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा A बार क्रॉस B बार, ऐसे भी लिख पाओगे, ठीक है। ये वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन 11th स्टैंडर्ड को याद करो थोड़ा, पिछला तो याद करना ही पड़ेगा। I into A the product of current into the area of any loop, any closed loop is equal to 11th में हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसको M से डिनोट करते थे। 12th में अभी आ जाएंगे सिलेबस चेंज के बारे में, तो उसको डिनोट करते हैं म्यू से। जो करंट इनटू एरिया ऑफ द कॉइल होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और उसको डिनोट किया जाता है म्यू से, ठीक है। अगर एक टर्न हो तो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो n तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना, और NIAD क्या हो जाएगा फिर आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लास 11 का मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा रहे हमने, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इधर n लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो कॉइल है वो एक ही वायर से नहीं है, ऐसी वायर लपेट के बनाई है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जैसा, वैसे अगर कॉइल होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ म्यू, NIA की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ म्यू, और आगे क्या है B sin थीटा, ठीक है। ये हो गया टॉर्क, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर उसका डायरेक्शन में लिखोगे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो साइन थीटा का यूज होता है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाएगा म्यू बार क्रॉस B बार क्रॉस प्रोडक्ट, वेयर म्यू बार इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वेयर म्यू बार इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर आपने बहुत अच्छे से 11th का पढ़ाई किया हो तो 11th में एक टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था द फोर्स या फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वाला फॉर्मूला होता था टॉर्क इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार। P बार होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E बार होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसका भी देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है म्यू बार मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, P बार क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे E बार होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे B बार क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ना बहुत सारे एनालॉगस क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉगस होती है, उसके बाद में डायपोल मोमेंट एनालॉगस होते थे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था और आपका जो बुक है उसने उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया था। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है उसको सिंपलर बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।